बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें चैप्टर स्टार्ट किया था जिसपे हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। फिर ट्रेडिशनल जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें की का कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता रहा है, जिसमें हम एक ही की यूज़ करते हैं जिसको हम सीक्रेट की कहते हैं। उसमें एक ही की होती थी जो हमारा रिसीवर और सेंडर उसी को शेयर करता था। फिर पब्लिक की के कॉन्सेप्ट आया कि उसमें हमारे पास दो डिफरेंट की का कॉन्सेप्ट आया कि एक को हमने पब्लिक की कह दिया और दूसरे को प्राइवेट की। तो उसमें यह है कि जो हमारा सेंडर है उसके पास भी एक की है जिसे पब्लिक की कहेंगे, जो सबको नोन हो सकती है। रिसीविंग एंड पे प्राइवेट की है जो सिर्फ रिसीवर को पता होगी। तो इस तरीके से हमारा जो मैसेज कम्युनिकेशन है मोर सिक्योर हो सकती है। आज के लेक्चर में हम RSA को पढ़ेंगे। RSA क्या है? रिविस्ट, शैमर, एडलमैन, या इन लोगों ने एक स्कीम प्रपोज की थी जिसका नाम फिर उन्होंने RSA रखा। इसको हम डिटेल से देखते हैं कि बेसिकली RSA क्या है। RSA बेसिकली इज द बेस्ट नोन एंड बाय फार द मोस्ट वाइडली यूज्ड जनरल पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो जो पब्लिक की के मुख्तलिफ एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम बने हुए जिसमें RSA जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। हमने लास्ट लेक्चर में पब्लिक की को डिटेल से डिस्कस किया था कि पब्लिक की में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से वो यूज होता है। तो बेसिकली दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय रिविस्ट, शैमर एंड एडलमैन ऑफ MIT in 1978. The Rivest, Shammer, Edelman RSA scheme has since that the time resigned supreme as the most widely accepted. तो इसको जो है फिर बाद में ये जो स्कीम जो RSA की स्कीम इन्होंने प्रपोज की, इसको फिर बाद में एक बहुत इसको जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया और इसको यूज किया गया। इम्प्लीमेंटेड जनरल पर्पज अप्रोच टू पब्लिक की इंक्रिप्शन, और फिर इसको हर जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया। जनरल पर्पज जो सिक्योरिटी का जो उनका जहाँ पब्लिक की सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड थी वहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया। RSA is based on exponentiation in a finite Gauss field over integer modulo a prime using large integer for example 1, 0 to 4 bits. Its security is due to the cost of factoring large number. तो इसमें यह है कि कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से ये ज़्यादा सिक्योर है। RSA अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो बेसिकली RSA इज डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय रिविस्ट, शैमर एंड एडलमैन ऑफ MIT in 1977, बेस्ट नोन एंड वाइडली यूज पब्लिक की स्कीम। तो ये एक वर्ल्ड वाइड वेल नोन भी है एंड बहुत जगहों पे इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशिएशन इन ए फाइनाइट फील्ड ओवर इंटीजर मॉड्यूलो ए प्राइम। एक्सपोनेंशिएशन इसमें बेसिकली यूज हो रही है और एक्सपोनेंशिएशन जो है वो बेसिकली अगर उसको देखें एक्सपोनेंशिएशन टास्क जो है ऑर्डर ऑफ लॉग n 3 टाइम तक ऑपरेशंस का टाइम लेती है जो कि इजी है। यूजेज लार्ज इंटीजर जो हमने बात की 1, 0 to 4 बिट्स लार्ज इंटीजर्स को यूज करता है। सिक्योरिटी इज ड्यू टू दी कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लार्ज नंबर, और फैक्टराइजेशन उसमें जो करती है इट टेक टाइम ऑर्डर ऑफ e पावर log n operations which is very hard. This scheme developed by Rivest, Shammer and Edelman makes use of an expression with exponentials
प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड इन ब्लॉक्स, तो इसमें जो प्लेन टेक्स्ट है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में इनक्रिप्ट होता है विद ईच ब्लॉक हैविंग ए बाइनरी वैल्यू लेस देन सम नंबर n. The actual RSA encryption and decryption computation are each simply a single exponentiation mode n. Both sender and receiver must know the value of n. तो इसमें हमारे पास RSA decryption में जो वैल्यू ऑफ n है वो हमें सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होनी चाहिए. The sender know the value of E and only the receiver know value of D. अब यहाँ पे कि जो वैल्यूज हैं E और D की वैल्यूज वो सेंडर को E की वैल्यू पता है, रिसीवर को D की वैल्यू पता है. Thus this is a public key encryption algorithm with a public key PUEN. उसमें पब्लिक की क्या है EN है एंड द प्राइवेट की PR जिसे हम कह रहे हैं वो DN है. तो D जो है वो की सिर्फ रिसीवर एंड को पता है और E जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो सेंडर को पता है, सेंडर नोज दैट की. तो अब हम इसमें देखते हैं जो हमने प्राइवेट पब्लिक की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास पब्लिक की भी है, प्राइवेट की भी है और देन द मैसेज मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉडुलस. तो उसकी वैल्यू जो है वो मॉडुलस से स्मॉलर होनी चाहिए. द मैजिक इज इन द चॉइस ऑफ मॉडुलस एंड द एक्सपोनेंट्स व्हिच मेक द सिस्टम वर्क. अब यह है कि मेनली यहाँ पे जो है कि चॉइस जो है वो उसकी सिलेक्शन है, मॉडुलस क्या होगा एंड एक्सपोनेंट्स क्या होंगे. RSA की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर टू इंक्रिप्ट ए मैसेज M द सेंडर, तो उसमें क्या है ऑब्टेन. सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ऑब्टेन वो करेगा, कोई भी मैसेज है उसने इंक्रिप्ट करना है तो वो ऑब्टेन करेगा पब्लिक की ऑफ रिसिपिएंट PUEN, पब्लिक की गेट करेगा. देन कंप्यूट करेगा, साइफर टेक्स्ट है तो ME जो मैसेज है मॉड n कैलकुलेट करेगा. तो वेयर जो हमारे पास मॉड है मॉडुलस वो इज लेस देन n होना चाहिए बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए. अच्छा, इसी तरीके से जब डिक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या है C द ऑनर साइफर टेक्स्ट C यूजेस द प्राइवेट की PR DN को यूज करेगा, ठीक है, एंड कंप्यूट्स M C ऑफ D mod n उसका कैलकुलेट करेगा. द मैसेज M मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉडुलस n ब्लॉक इफ नीडेड. अगर उसमें हम देखेंगे उसमें ब्लॉक की फॉर्म में हो रहा है, अगर ब्लॉक की फॉर्म में अगर है तो उस तरीके से हम उसको सेंड करते जाएंगे. तो हमने देखा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हमारे पास जो सेंडर है वो जब इंक्रिप्ट करेगा तो उसके पास जो है वो पब्लिकली अवेलेबल पब्लिक की होगी और वो इसका मॉडुलस कैलकुलेट करके C को कंप्यूट कर सकता है. इसी तरीके से प्राइवेट की के थ्रू वो इसकी डिक्रिप्शन भी कर सकता है और फिर जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कंप्यूट कर लेगा. अब हम RSA की सेटअप की बात करते हैं कि द रिक्वायर्ड मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट वैल्यूज आर चूजन ड्यूरिंग की सेटअप. अब हम उसकी जो RSA की को अगर हम सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि मॉडुलस और एक्सपोनेंट वैल्यूज क्या होंगी. RSA की सेटअप इज डन वंस रेयरली, एक दफा की जाती है when a user establishes or replaces their public key using step as shown. तो किस तरीके से उसमें सेटअप की जाती है आगे हम देखते हैं कि उसकी पूरी स्टेप वाइज डिटेल. The exponent E is usually fairly small, just must be relatively prime to phi of n. Need to compute its inverse mod phi of n to find D. हम D वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे and it is critically important that the factors P and Q of the modulus n are kept secret. तो उसके जो फैक्टर्स हैं P and Q उसको हम सीक्रेट रखेंगे since if they become known the system can be broken. तो अगर उसका पता चल जाएगा डेफिनेटली उसको सिस्टम को ब्रेक किया जा सकता है. डिफरेंट यूजर विल हैव डिफरेंट मॉड्यूली n. तो उसमें यह है कि डिफरेंट यूजर के पास डिफरेंट
मॉड्यूलो n हो सकते हैं। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि ईच यूजर जनरेट्स ए पब्लिक प्राइवेट की पेयर बाय किस तरीके से करेंगे, सेलेक्टिंग टू लार्ज प्राइम एट रैंडम, दो वैल्यूज लेंगे p एंड q। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, कंप्यूटिंग देयर सिस्टम मॉडुलस, उसका मॉडुलस लेंगे n इज इक्वल टू p डॉट q। फाई ऑफ n जो होगा वो विच इज इक्वल टू p माइनस वन इंटू q माइनस वन। सिलेक्टिंग एट रैंडम द इंक्रिप्शन की, अब की जो है इंक्रिप्शन की वो हम फाइंड करेंगे। तो इंक्रिप्शन की क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 बट शुड बी लेस देन फाई ऑफ n। तो अब जो फाई ऑफ n इससे लेस होनी चाहिए। एंड GCD हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो इंक्रिप्शन की है और फाई ऑफ n इट शुड बी 1, प्राइम लेनी है वैल्यू, इसलिए दिस शुड बी इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन टू फाइंड डिक्रिप्शन की d। अब हम डिक्रिप्शन की d फाइंड करेंगे। इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बेसिकली हमारा फाइंड करना पर्पस है। तो हम e डॉट d इज इक्वल टू 1 mod phi of n and d value it should be greater than or equal to 0 and less than or equal to n। Publish their public encryption key, तो फिर हमारे पास दो कीज आ जाएंगी, देन इसको पब्लिक की कहेंगे e और n, एंड हमारे पास की सीक्रेट प्राइवेट डिक्रिप्शन की PR, जिसे हम प्राइवेट की PR d और n हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम की का सेटअप करते हैं, जिसमें हमने p q रैंडम प्राइम्स लेके और उससे हमने पब्लिक और प्राइवेट की फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि why RSA works। So for this algorithm to be satisfactory for public key encryption, it must be possible to find values of E, D, N such that M power E D mod N is equal to M for all M less than N. We need to find a relationship of the form MED mod n is equal to m। तो हम इस तरीके से इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, जिसमें हम e और d की वैल्यू के लिहाज से हम देखेंगे। The preceding relationship hold if e and d are multiplicative inverse। तो अगर हम MED फाइंड करना चाहते हैं तो ये उस वक्त ही पॉसिबल होगा जब e and d are multiplicative inverses modulo phi of n, where phi of n is the Euler-Tutiant function. This is a direct consequence of Euler's theorem, so that raising a number to power e and then d or vice versa result in the original number. Because of the Euler theorem, a phi of n mod n is equal to 1, where GCD of a and n is equal to 1. तो in RSA में क्या होगा, n हमने देखा which is equal to p into q, and then phi of n is p minus 1 into q minus 1. Okay, then carefully choose e and d to be inverse mod phi of n। तो हम e और d को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि वो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, एंड hence e dot d is equal to 1 plus k into phi of n for some k। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं hence c of d is equal to m e dot d which is equal to m 1 plus k into phi of n। जैसे हम e dot d को हम ये कह सकते हैं, तो हम यहाँ e dot d की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, then m 1 dot m की पावर phi of n और k इसका ओवरऑल k कर दें। देन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, m1 इंटू 1 ऑफ k पावर आ जाएगी, इसको हम 1 कहें, एंड विच इज इक्वल टू m ऑफ 1 विच इज इक्वल टू m mod n। Stalling provides an example of RSA key generation using trivial sized number. Selecting primes requires the use of primality test.
फाइंडिंग डी एज इनवर्स ऑफ ई मॉड फाई एन रिक्वायर यूज ऑफ यूक्लिड्स इनवर्स एल्गोरिथम। तो इस तरीके से हम उसमें जो है वो इसकी बेसिकली हम एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से उसका की सेटअप, उसके जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ई और डी की वैल्यू फाइंड करना और देन सारी कैलकुलेशंस इसमें जो इन्वॉल्व हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम करके देखते हैं कि बेसिकली वो किस तरीके से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हुए पब्लिक और प्राइवेट की गेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से 2 प्राइम नंबर्स ठीक है ले लेते हैं, पी एंड क्यू। फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू हमने 17 ले ली एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास 11 है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि सिलेक्टिंग लार्ज प्राइम नंबर रैंडम पी एंड क्यू। तो अब ये सारे स्टेप्स हम करके देखते हैं कि हमारे पास पी और पी यू पब्लिक की और प्राइवेट की हमारे पास किस तरीके से आएगी। तो इसकी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। देन कैलकुलेट एन विच इज पी क्यू। ओके, तो पी की वैल्यू हमारे पास 17 है, 17 इंटू क्यू की वैल्यू 11 है। तो क्यू की वैल्यू हम 11 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 187 आ जाएगा। कैलकुलेट फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन हमने लास्ट स्लाइड में देखा था विच इज पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 है। अब हम इसकी p माइनस 1 मीन्स 17 है हमारा, 17 माइनस 1 विच इज 16 एंड 11 माइनस 1 विच इज 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 160 आ जाएगा। अब हम करेंगे सिलेक्ट ई की वैल्यू फाइंड करना है हमारा पर्पस है, ठीक है। ई इज क्या है, जीसीडी ऑफ ई 160 इज इक्वल टू 1। तो ई को हम 7 फॉर एग्जांपल चूज करते हैं। तो डिटरमिन डी इज ई इज इक्वल टू 1। तो मॉड 160 इज इक्वल टू 160 एंड डी इज लेस देन 160 होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमने फाई ऑफ एन की वैल्यू रखी है। तो हमारे पास फाई ऑफ एन जो है वो हमारे पास 160 है। तो हम देन हम फाइंड कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डी इज 23 किस तरह आएगा। हमारे पास 23 इंटू 7 इज इक्वल टू 161। अगर हम इस लिहाज से देखें 160 और 161 तो ये आएगा। एंड देन विच इज इक्वल टू 10 इंटू 160 प्लस 1, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो पब्लिक की उसको कैसे ये पब्लिश करता है कि 187 हमारे पास जो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था एन जो है वो 187 है। सो हमारे पास इसमें 187 और 187 दोनों फॉर्म में ये आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो ई की वैल्यू है 7, ई की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। एंड जो यहाँ पे हमने की थी 160 जो आता है तो 7 एंड इसको 7 इंटू 23 160 के राउंड बन रहा था। तो हमारे पास ये जो दूसरी की है वो 23 आ जाएगी। तो इस तरह प्राइवेट की 23 गेट कर ली और ये हमारे पास 7, तो विच इज इक्वल टू 160। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास डी की वैल्यू 23 आ जाती है और ई की वैल्यू 7। Then show that the encryption and decryption operations are simple exponentiation mode 187 rather than having to laborious repeatedly multiply, can use the scare and multiply algorithm with modulo reduction to implement all exponentiations quickly and efficiently। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड पे जो देखा एक बेसिक सी एग्जांपल सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी जिसको हम सॉल्व करके तो हम इसकी ई और इसकी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिहाज से इसको देखें तो हम स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो सैम्पल RSA इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज गिवन मैसेज M विच इज़ फॉर एग्जांपल 88। तो 88 लेस देन 187। इंक्रिप्शन क्या है, C इज इक्वल टू 88 पावर 7 मॉड 187 विच बिकम्स 11। इसी तरह डिक्रिप्शन अगर हम करना चाहें तो डिक्रिप्शन में हमारे पास 11 है, 11 की पावर
23 जो हमारे पास 7 इसकी वो आ गई थी पब्लिक की थी और प्राइवेट की 23 mod 187 विच इज 88 जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था वही हमें डिक्रिप्शन के बाद वो मैसेज मिल गया। तो इसलिए हमें इसमें जो RSA की इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमारे पास स्टार्ट में हमने देखी थी यहाँ पे ये EN और DN E और D की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो देन उसके बाद फिर हम उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे E की वैल्यू 7 थी, D की वैल्यू 23, तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशिएशंस की। तो टू परफॉर्म मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशंस यूज द स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम। तो उसके लिए हम ये इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे, ए फास्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर डूइंग एक्सपोनेंशिएशन। तो इसके लिए हमारे पास स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, हम उसके लिए उसको यूज करेंगे विच हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। द आइडिया इज टू रिपीटेडली स्क्वायर द बेस एंड मल्टीप्लाई इन द वंस। तो उसका जो सारा फंक्शन है वो रिपीटेडली स्क्वायर करता है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देता है। देयर आर नीडेड टू कंप्यूट द रिजल्ट एज फाउंडेड बाय एग्जामिनिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशिएशन के हवाले से वी कैन यूज द स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम है, ए फास्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर एक्सपोनेंशिएशन है। Basically, the concept is based on repeatedly squaring base and multiplying in the ones that are needed to compare the result. Look at binary representation of exponent only takes order of log 2n. तो बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना टाइम लेती है, मल्टीप्लाइज फॉर नंबर n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 7 पावर 5 तो उसको हम कह सकते हैं 7 पावर 4 इंटू 7 पावर 1 एंड देन इसको फर्दर वो हम करें तो 3 इंटू 7 एंड देन 10 mod 11 की इक्वल है। सिमिलरली हम 1 to 9 इसको कर सकते हैं 3 पावर 1 to 8 इंटू 3 पावर 1 एंड देन उसको 5 इंटू 3 कर सकते हैं एंड विच इज इक्वल टू 4 mod 11। एक्सपोनेंशिएशन के लिए बेसिक जो यूज किया जाता है एल्गोरिथम सा वो ये है कि C 0 है, F इज इक्वल टू 1, देन लूप है फॉर I इज इक्वल टू K डाउन टू 0, K से स्टार्ट करेगा और 0 तक करेगा एंड डू C इज इक्वल टू 2 इंटू C एंड F इंटू F mod n लेता रहेगा। तो इफ BI इज इक्वल टू 1, जब BI 1 के है तो देन C इज इक्वल टू C प्लस 1 उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा, अदरवाइज F इज इक्वल टू F इंटू A mod n लेके रिटर्न F कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सपोनेंशिएशंस को हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एफिशिएंट इंक्रिप्शन की अब हम बात करते हैं कि हम इंक्रिप्शन को किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ RSA एल्गोरिथम using the public key can choose to use a small value of E। तो उसमें यह है कि उसको एफिशिएंट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ E जो है वो उसको स्मॉल होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन चॉइस इज 65537। तो नॉर्मली हम इस वैल्यू को यूज करते हैं विच इज इक्वल टू 2 पावर 16 माइनस 1। द टू अदर पॉपुलर चॉइसेस आर 3 and 17। तो इसके अलावा 3 and 17 को भी हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ईच ऑफ दिस चॉइसेस हैज ओनली 1 bit एंड सो द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन इज मिनिमाइज। तो इस तरीके से फिर यह है कि हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं तो इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंशिएशंस जो है वो उसमें वो मिनिमाइज हो जाती है। हाउएवर with a very small public key such as E is equal to 3, अगर हम उस 3 को यूज करते हैं RSA become vulnerable to a simple attack। लेकिन अगर बहुत ही छोटी की डेफिनेटली यूज करेंगे तो उस तरीके से उसको वर्नेबिलिटी या उसके ऊपर अटैक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे।
ऑल्दो वो सिंपल हो जाएगा, इजी टू कैलकुलेट होगा, एक्सपोनेंशिएशन भी फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, सब कुछ इजी हो जाएगा, बट यह है कि उस दूसरे एंड पे सिक्योर नहीं रहेगा, अटैकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। The definition of RSA algorithm figure 9.5 requires that during key generation the user selects a value of E। तो की जब की हम जनरेट करते हैं तो उसमें E की जो वैल्यू फाइंड करता है that is relatively prime to phi of n, तो वो इससे relatively prime वैल्यू होती है। Thus if a value of E, अगर E is selected first, पहले उसको select किया, then the prime P and Q are generated, तो फिर उसके बाद P and Q को हम generate करते हैं, and it may turn out that GCD of phi of n, comma E, it should not equal to 1. In that case, the user must reject P and Q values and generate a new PQ pair। तो अगर ये इसके equal 1 नहीं आता, तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि relatively prime होना चाहिए, means के इसकी वैल्यू और इसके अगर हम GCD लें तो 1 इक्वल आना चाहिए, अगर इसके इक्वल नहीं है तो देन हमें न्यू P एंड Q की वैल्यू फाइंड करना होगी। Encryption uses exponentiation to power E, hence if E small, this will be faster. Often choose E65537 or 2 power 16 minus 1. Also see choices of E is equal to 3 and E17. But if E is too small, then attack is possible using Chinese remainder theorem and 3 message with different moduli. If E is fixed, must ensure GCD of E phi of n should be equal to 1, means it should be relatively prime. That is, reject any P or Q not relatively prime to E। अगर वो E के साथ relatively prime नहीं है, उनकी वैल्यू एक, इन दोनों की GCD वैल्यू 1 नहीं आती, relatively prime नहीं है, देन फिर हमें P and Q की वैल्यूज फाइंड करना होंगी। We cannot similarly choose a small constant value of D for efficient operation। तो हम इसी तरीके से जो D की वैल्यू है, जैसे हम E की वैल्यू हमने बात की, हम इसी तरह D की वैल्यू को भी चूज नहीं कर सकते कि स्मॉल कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें और उसको लेके चलें। स्मॉल वैल्यू ऑफ डी इज वर्नेबल टू ए ब्रूट फोर्स अटैक। तो वो ब्रूट फोर्स अटैक के लिए वर्नेबल है, इजीली ब्रूट फोर्स अटैक उसके ऊपर किया जा सकता है, एंड टू अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टा एनालिसिस, या और मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टा एनालिटिक अटैक्स हो सकते हैं। However, there is a way to speed up computation using the Chinese remainder theorem CRT to compute mod P and Q separately। तो फिर हम इसके लिए बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हम डिक्रिप्शन है उसको एफिशिएंट किस तरह कर सकते हैं, उसको स्पीड अप किस तरह कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम CRT उसको यूज कर सकते हैं P एंड Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, देन कंबाइन रिजल्ट टू गेट दी डिजायर्ड आंसर। तो इस तरह हम जो डिजायर्ड आंसर है उनको गेट कर सकते हैं कंबाइन करके। अब हम बात करते हैं डिक्रिप्शन की। एफिशिएंट डिक्रिप्शन हम किस तरह कर सकते हैं। तो एफिशिएंट डिक्रिप्शन के लिए हमने बात की कि हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके कर सकते हैं, और देन ये है कि further this is approximate 4 times faster than calculating CD mod n directly। तो अगर हम डिक्रिप्शन में भी इसको यूज करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को, तो हमारे ये स्पीड को फास्टर कर देगी। दैट ओनली द ऑनर ऑफ द प्राइवेट की डिटेल हु नोज द वैल्यू ऑफ P एंड Q कैन डू दिस। तो जो प्राइवेट की जिसको डिटेल्स पता है वो इसको यूज कर सकता है, but of course that's exactly where help is needed, since if E is small then D will likely to be large। तो उसमें यह है कि अगर E small है तो then D large होना चाहिए। डिक्रिप्शन ओवरऑल हम देखें कि डिक्रिप्शन को हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। डिक्रिप्शन यूजेस एक्सपोनेंशिएशन टू पावर D,
तो हम उसमें पावर डी की एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं. दिस इज लाइकली लार्ज इनसिक्योर इफ नॉट. तो कैन यूज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम CRT टू कंप्यूट mod P and Q separately, then combine to get desired answer. तो हम उसको जो भी रिक्वायर्ड आंसर है उसमें फिर उसको कंबाइन कर सकते हैं और अप्रॉक्स 4 टाइम फास्टर देन डूइंग डायरेक्टली. तो अगर उसको हम डायरेक्टली करें तो 4 टाइम फास्टर हमें ये मिलेगा. ओनली ऑनर ऑफ द प्राइवेट की हु नोज वैल्यू ऑफ P and Q कैन यूज दिस टेक्निक. तो इस तरीके से हम उसको फास्टर कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम किस तरह इंक्रिप्शन के प्रोसेस को एफिशिएंट कर सकते हैं, एफिशिएंट इंक्रिप्शन, एंड देन फिर डिक्रिप्शन के प्रोसेस को किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं. और ये इसके ऊपर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देन इसकी 4 टाइम्स वैल्यूज, जो कि हम दूसरे तरीके से करें तो उससे लेस होगी, बट इस तरीके से करेंगे तो 4 टाइम्स जो है वो फास्टर हमें मिलेगा इसका रिस्पॉन्स. अब हम बात करते हैं RSA की जनरेशन की, कि RSA में की किस तरह जनरेट होती है. तो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम ईच पार्टिसिपेंट मस्ट जनरेट ए पेयर ऑफ की. तो हर जो पार्टिसिपेंट है वो पेयर ऑफ की जनरेट करता है, विच रिक्वायर्स फाइंडिंग प्राइम्स एंड कंप्यूटिंग इनवर्स. तो उसमें यह है कि प्राइम्स को फाइंड करना होता है एंड देन उनके इन्वर्सेस को कंप्यूट करना होता है. बोथ द प्राइम जनरेशन एंड द डेरिवेशन ऑफ ए सुटेबल पेयर ऑफ इनवर्स एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व ट्राइंग ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स. तो उसमें यह है कि प्राइम जनरेशन में एंड द डेरिवेशन ऑफ द सुटेबल पेयर ऑफ इनवर्स एक्सपोनेंट दोनों में इन्वॉल्व ट्राइंग ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव. तो हमने अगर प्राइम फाइंड करना है या इन्वर्सेस तो हमें बहुत सारी उसमें देखना होगा, ट्राई करने होंगे अल्टरनेटिव. तो टिपिकली मेक रैंडम गैसेस हम उसमें कर रहे होते हैं फॉर ए पॉसिबल P और Q. तो रैंडम गैसिंग कर रहे होते हैं एंड चेक यूजिंग ए प्रोबेबिलिस्टिक प्राइमरिलिटी टेस्ट. तो इस तरीके से हम उसके ऊपर जो है प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट अप्लाई करके इसको चेक कर रहे होते हैं. वेदर द गैस नंबर इज इंडीड प्राइम, फिर हम देखते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है. इफ नॉट ट्राई अगेन, अगर वो प्राइम नहीं है देन हम अगेन उसको ट्राई करते हैं, देन अगेन गेसिंग करते हैं एंड फिर उसको अल्टीमेटली गेट करते हैं. द प्राइम नंबर थ्योरम शो दैट द एवरेज नंबर ऑफ गेसेस नीडेड इज नॉट टू लार्ज. तो ये है कि हमें बहुत यह है कि कुछ ही टाइम में हम जो गैस करते हैं हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है. देन कंप्यूट डिक्रिप्शन एक्सपोनेंट D. P एंड Q की हम वैल्यू, हम की जनरेशन RSA की सारी कीज जो हैं वो कैसे कैसे जनरेट हो रही हैं, P और Q की बात की वो हम गेट कर लेंगे. देन हमारा नेक्स्ट होगा कि एक्सपोनेंट D फाइंड करें, तो इसको हम यूक्लिड इनवर्स थ्योरम के थ्रू गेट करेंगे, विच इज़ क्वाइट एफिशिएंट, जो हमें बहुत जल्दी से उसका जो है एफिशिएंट वे से उसको कैलकुलेट करके दे देगा. एंड इस तरीके से P एंड Q की वैल्यू हमें एंड देन E और D की वैल्यू मिल जाएगी. तो ओवरऑल अगर हम की जनरेशन देखें तो यूजर्स ऑफ RSA मस्ट डिटरमिन 2 प्राइम एट रैंडम. P एंड Q हमें रैंडमली चाहिए होते हैं, वो फाइंड करेगा यूजर. सेलेक्ट आइदर E और D एंड कंप्यूट द अदर. तो उसमें से किसी एक को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, E की वैल्यू या D की, एंड देन उसकी बेसिस पे दूसरे को फाइंड करेंगे. Primes P, Q must not be easily derived from modulo n is equal to P into Q. तो अब यह है कि हमारे पास जो भी हम इसमें वैल्यू फाइंड करें तो वो इस तरीके से हम करेंगे कि हम P into Q which is equal to n हम इससे उसकी वैल्यूज को डिराइव ना कर सकें. ठीक है, मीन्स मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज. तो वो इतना बड़ा होना चाहिए वैल्यू कि हम उसको हम इसी तरीके से वो ना कर सकें. तो टिपिकली गैस एंड यूज प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट. तो हम इसके लिए गैसिंग करते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक टेस्टिंग करते हैं. तो एक्सपोनेंट E D आर इनवर्सेस, सो यूज इनवर्स एल्गोरिथम टू कंप्यूट द अदर. तो हमारे पास ये है कि E और D जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं. ठीक है, तो हमें एक वैल्यू पता है, दूसरे को हम गैसिंग और उससे करके कर सकते हैं. एंड देन हम अगर E और D की सिर्फ बात करते हैं तो
ई जो है अगर हमें पता है तो दूसरा उसका इन्वर्स है, तो हम इन्वर्स एल्गोरिदम अप्लाई करके उसकी दूसरे को कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने की जनरेशन के हिसाब से देखा कि हम RSA के अंदर हम किस तरह की को जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RSA की सिक्योरिटी के हवाले से कि RSA कितना सिक्योर है। सो हम पॉसिबल अप्रोचेस टू अटैकिंग द RSA एल्गोरिदम, तो सब हम देखते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो RSA के ऊपर अटैक के हवाले से हैं। द डिफेंस against the brute force approach is the same for RSA as for other crypto system। मतलब brute force approaches वही हैं जिस तरह बाकी उसके ऊपर हैं, तो RSA के ऊपर उसी तरह के अटैक्स और उसी तरह की अटेम्प्ट्स हैं। नेमली यूज ए लार्ज की स्पेस, जैसे लार्ज की स्पेस है उस तरीके से उसके ऊपर अटैक्स की अप्रोचेस हैं। Thus the larger the number of bit in D the better। तो इसलिए अगर हम D के अंदर नंबर जो है वो बड़ा रखेंगे तो वो बेटर होगा। However, because the calculation involve both in key generation, तो क्योंकि हमें डेफिनेटली जो भी हम उसमें वैल्यू रखेंगे उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, तो एड इन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आर कम्प्लेक्स, the larger size of the key the slower the system will run। अब जैसे हमने बात की कि हम की का साइज बड़ा रख लें एंड फिर हमारे पास जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, बट ये है कि उसमें अगर हम एक उसको बहुत बड़ा साइज रखेंगे तो उसमें फिर हमारे कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो हमारा इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो उसमें साइज की वजह से फिर स्लो हो जाएगा, तो सिस्टम जो है वो हमारा स्लो परफॉर्म करेगा। विल नाउ रिव्यू द अदर पॉसिबल टाइप्स ऑफ अटैक। तो और भी इसके ऊपर RSA के हवाले से बहुत से जो है अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं। पॉसिबल अप्रोचेस ऑफ अटैकिंग RSA, तो ओवरऑल कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो इसके हवाले से हैं। एक ब्रूट फोर्स की सर्च है, इनफिजिबल गिविंग साइज ऑफ नंबर, तो जो है वो इनफिजिबल है, अटैक एग्जिस्ट करता है। ये है कि अगर उसके ऊपर ब्रूट सर्च अप्लाई किया जाए, बट ये है कि वो इनफिजिबल है, अगर हम उसको साइज ऑफ नंबर थोड़ा सा बड़ा साइज देंगे तो उस पर ब्रूट सर्च नहीं किया जा सकता। मैथमेटिकल अटैक्स की बात करें तो बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग पाई ऑफ n बाय फैक्टरिंग मॉडुलस n, तो मैथमेटिकल अटैक्स भी डिफिकल्ट हैं, पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टाइमिंग अटैक्स की। अगर हम बात करें RSA के ऊपर टाइमिंग अटैक ऑन रनिंग ऑफ डिक्रिप्शन, तो उसके ऊपर है, जब डिक्रिप्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे अटैक किए जा सकते हैं। एंड चूजन साइफर अटैक है गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ RSA, तो यह है कि साइफर अटैक्स भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल RSA के अंदर अटैक्स हैं उसमें ब्रूट फोर्स अटैक सर्च है, मैथमेटिकली अटैक हम कर सकते हैं, और देन टाइमिंग के हवाले से अटैक कर सकते हैं जब हम डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हो, एंड देन चूजन साइफर अटैक। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी फैक्टरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, RSA के अंदर फैक्टरिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उसको हम देखते हैं कि फैक्टरिंग प्रॉब्लम क्या है। We can identify 3 approaches to attacking RSA mathematically। तो अगर हम RSA को मैथमेटिकली उसके ऊपर अटैक करना चाहें तो 3 अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं। मैथमेटिशियंस करंटली बिलीव ऑल इक्विवेलेंट टू फैक्टरिंग, तो उसको वो फैक्टरिंग की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग का जो टेबल 9.4 है फॉर प्रोग्रेस इन फैक्टरिंग, हम उसको आगे देखते हैं कि वो क्या टेबल है, उसमें क्या वैल्यूज हैं, तो किस लिहाज से वो फैक्टरिंग करता है। वेयर सी स्लो इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स विद द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट कमिंग फ्रॉम द इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम, तो जो लेटेस्ट इम्प्रूव एल्गोरिदम है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, एंड अदरवाइज स्लो इम्प्रूवमेंट उसमें एग्जिस्ट करती है। द बेस्ट करंट एल्गोरिदम इज द लेटेस्ट sieve LS जिसे हम कहेंगे, which replace the general number field sieve GNFS।
जो उसको रिप्लेस करता है, विच रिप्लेस दी क्वाड्रेटिक सिप QS जिसे हम कहेंगे. तो हैव टू एज्यूम कंप्यूटर विल कंटिन्यू टू गेट फास्टर. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो फास्टर हो रहे हैं एंड दैट बेटर फैक्टरिंग एल्गोरिथम मे येट बी फाउंड. तो मजीद जो है अच्छे जो एल्गोरिथम है उनकी ज़रूरत है, उनको सर्च करना, फाइंड करने की नीड है. Thus we need to be careful in choosing a key size for RSA. तो इसलिए फिर हमें RSA में की जो है फाइंड करना वो इम्पॉर्टेंट है कि की साइज क्या होना चाहिए. The algorithms inventor suggest the following constraint on P and Q. तो जो जितने भी एल्गोरिथम की इन्वर्टर्स हैं वो P and Q की वैल्यूज़ के हवाले से उन्हें मुख्तलिफ सजेशंस हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. 1 क्या है, P and Q should differ in length by only a few digits. अब हम Q और जब P और Q की बात करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू जब हम देखें तो उनमें फ्यू डिजिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. 10 फॉर ए 1024 बिट की अगर हम इतनी बिट की लेते हैं तो 309 डेसिमल डिजिट्स. बोथ P and Q should be on order of 10⁻75 to 10⁻100. तो अब उनकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, 10⁻75 to 10⁻100. Both P-1 and Q-1 should contain a large prime factor. तो उनमें large prime factor होना चाहिए. मीन्स GCD P-1 और Q-1 इन दोनों का GCD should be small. तो ये स्मॉल होना चाहिए. इस तरीके से हमारे पास जो मेन जो इसमें आता है कि 3 जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उस लिहाज से कि P और Q की वैल्यू डिफर फ्यू डिजिट्स में होनी चाहिए और दोनों का जो है P-1 एंड Q-1 शुड कंटेन ए लार्ज प्राइम फैक्टर. उसमें लार्ज प्राइम फैक्टर होना चाहिए लेकिन GCD उसका जो है वो स्मॉल होना चाहिए. फॉर द नियर फ्यूचर a key size in the range of 1024 to 2048 bit seems reasonable. In addition to specifying the size of n, a number of other constraints have been suggested by researcher to avoid value of n that may be factored more easily. Mathematical approaches अगर हम बात करते हैं टेक्स 3 फॉर्म्स जिसमें फैक्टरिंग n इज इक्वल टू p डॉट q, hence compute phi of n and then d. तो determine phi of n directly and compute d and find d directly. तो हमारे पास जो मैथमेटिकल अप्रोच है अगर हम फैक्टरिंग प्रॉब्लम के हवाले से देखते हैं तो वो 3 है कि हम p इंटू q फाइंड करें, n इज इक्वल टू p इंटू q एंड कंप्यूट फाई ऑफ n करें एंड देन उससे d को फाइंड कर लें. डिटरमिन फाई ऑफ n डायरेक्टली करें एंड देन फिर d को फाइंड कर लें या फाइंड डायरेक्टली d को कर लें. करंटली बिलीव ऑल इक्विवेलेंट टू फैक्टरिंग. अब फैक्टरिंग की तरफ आ रही है बात के इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो हैव सीन स्लो इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स. May 2005 में बेस्ट इज 200 decimal digit 663 bit with LS. Biggest improvement come from the improved algorithm. तो उसमें हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आए और करंटली ये अज्यूम किया जा रहा है कि 1024 या 2048 बिट RSA इज सिक्योर because it ensures P and Q of similar size and matching other constraints. अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस इन फैक्टरिंग. टेबल आप देख सकते हैं कि हम फैक्टरिंग की क्या प्रोग्रेस है ओवर द ईयर्स. नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स सबसे पहले कॉलम में उसकी बात हो रही है. तो पॉसिबल जो डिजिट्स है 100, देन 110, 120 और इस तरीके से 200 तक किए गए. और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बिट्स इसमें क्या है 332, 365 एंड देन आप देख सकते हैं 663 तक गया. देन 1991, 92, 93 एंड ईयर वाइज जो है 2005 तक इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि कैसे ये इम्प्रूवमेंट आई. और मिप्स पर
ईयर्स है 7, 75, 830 अप टू दिस 8000 एंड एल्गोरिदम इसमें कौन कौन से थे, क्वाड्रेटिक सीव था, क्वाड्रेटिक सीव एंड देन जनरलाइज नंबर फील्ड सीव है एंड लेटेस्ट सीव। तो एलएस जो है वो अब जो करंटली है उसमें यूज हो रहा है। फ्रॉम दिस ट्रायलिंग टेबल 9.5 जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा शोज द प्रोग्रेस इन फैक्टरिंग टू 2005 तक ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेवल ऑफ एफर्ट इज मेजर्ड इन मिप्स ईयर, ए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड प्रोसेसर रनिंग फॉर 1 ईयर। तो ये इस लिहाज से हमने उसकी एफर्ट को मेजर किया, विच इज अबाउट 3 × 10⁻13 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। A 1 GHz Pentium is about a 250 MIPS machine. फैक्टरिंग की प्रोग्रेस देख सकते हैं। अब इस टेबल में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 बिट्स, 800, 1000 अप टू 2000 रिप्रेजेंटेशन है एंड मिप्स ईयर 2 नीडेड टू फैक्टर। तो इसमें 10⁻0 से 10⁻2 एंड 10⁻22 वाई एक्सिस पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्पेशल नंबर फील्ड सीव है वो यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस ग्रो कर रहा है, बट जो जर्नलाइज जो है जर्नल नंबर फील्ड सेव है तो वो हमारा जो है उस विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा ग्रो कर रहा है बिट वाइज एंड मिप्स वाइज। द थ्रेट टू लार्जर की साइज इज 2-fold के लार्जर की साइज है 2-fold है। The continuing increase in computing power and the continuing refinement of factoring algorithm, we have seen that the move to a different algorithm resulted in a tremendous speed up. तो अब उसको अगर हम different algorithm की तरफ लेके जाते हैं तो हमें एक अच्छी speed up या अच्छा हमें उसमें efficiency मिलती है। तो we can expect further refinement in GNFS and the use of an even better algorithm is also a possibility. तो जैसे हमने इसमें देखा कि हमारे पास GNSFS जो है ये ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। तो इनफैक्ट ए रिलेटेड एल्गोरिदम द स्पेशल नंबर फील्ड सेव SNFS जो इससे रिलेटेड है can factor number with a specialized form considerably faster than the generalized number field save. तो इस तरीके से specialized form जो है वो faster उसमें perform कर सकता है as compared to जो generalized number field save है। तो styling figure 9.9 compares the performance of the two algorithm. It is reasonable to expect a breakthrough that would enable a journal factoring performance in about the same time as SNFS or even better. अब हम बात करते हैं टाइमिंग अटैक्स के हवाले से। टाइमिंग अटैक्स क्या है? हैव ए रेडिकल न्यू कैटेगरी ऑफ अटैक डेवलप्ड बाय पॉल Kocher in mid 1990s based on observing how long it take to compute the cryptographic operation. तो बेसिकली टाइमिंग अटैक क्या है कि कोई भी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है वो कितना टाइम लेता है, इसकी बेस पे पॉल कॉचर ने 90s में इसको इस अटैक को डेवलप किया। टाइमिंग अटैक बेसिकली आर एप्लीकेबल not just to RSA मतलब RSA पे नहीं बट टू अदर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। तो ये टाइमिंग अटैक RSA के ऊपर उसको टेस्ट किया गया, बट यह है कि जितने भी बाकी भी जो पब्लिक की सिस्टम्स हैं उनको इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। दिस अटैक इज अलार्मिंग फॉर 2 रीजन। अब टाइमिंग अटैक है जो प्रॉब्लम कर सकता है, तो बेसिकली इसके 2 जो हैं रीजन्स हैं जो इसकी अटैक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इट कम्स फ्रॉम ए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन एंड इट इज ए साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। एक तो यह है कि ये अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आया है, साइफर टेक्स्ट बेस पे है ये अटैक करता है। एंड टाइमिंग अटैक इज समवट
analogous to a burglar guessing the combination of a safe. तो दूसरी रीजन इसकी ये है. तो by observing how long it take for someone to turn the dial from number to number. Although the timing attack is a serious threat, definitely serious threat है, there are simple counter measure. तो इसके लिए ये है कि डेफिनेटली इसकी रीज़न है ज़्यादा हमें अटैक है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन इसके कुछ जो है काउंटर मेजर्स हैं. तो दैट कैन बी यूज्ड इंक्लूडिंग यूजिंग कांस्टेंट एक्सपोनेंशिएशन टाइम एल्गोरिदम. तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एडिंग रैंडम डिलेज और यूजिंग ब्लाइंड वैल्यूज इन कैलकुलेशंस. तो हम उसको या तो रैंडम डिलेज उसमें ऐड अप कर दें या उसमें ब्लाइंड वैल्यूज उसकी कैलकुलेशन में ऐड अप कर दें. जनरली अगर हम बात करें टाइमिंग अटैक्स बेसिकली क्या हैं, तो टाइमिंग अटैक वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय पॉल कोचर इन 1990s. एक्सप्लॉइट टाइमिंग वेरिएशन इन ऑपरेशंस. तो टाइमिंग वेरिएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं कि कितने टाइम में वो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करता है. तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉल आर वर्सेस लार्ज नंबर. तो मे बी वो इस तरीके से अटैक कर सकते हैं कि किसी लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें, और इफ वेरिंग विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड. तो ये है कि उसमें अंदर जो कोई वैल्यूज़ हैं जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं उसमें कोई चेंजेस कर दें, उसको वेरी करें. तो इन्फर्ड ऑपरेंट साइज बेस्ड ऑन टाइम टेकन. एंड RSA एक्सप्लॉइट टाइम टेकन इन एक्सपोनेंशिएशंस. तो काउंटर मेजर्स इसके क्या हैं कि यूज कांस्टेंट एक्सपोनेंशिएशन टाइम. तो हम ये है कि उसमें कोई एक हम फिक्स टाइम रख लें, कांस्टेंट टाइम रख लें, उसमें ये हो रहा है सो दैट टाइमिंग अटैक का हमें उसको हम अटैक ना होने दें या उसको हम इस लिहाज से सिक्योर कर लें. सेकंड यह है कि ऐड रैंडम डिलेज. उसके अंदर रैंडम डिलेज हम उसमें ऐड अप करते रहें वक्त के साथ साथ. उसमें जब डिले होगा तो उस तरीके से हम इस अटैक से सिक्योर हो सकते हैं. एंड ब्लाइंड वैल्यू यूज इन कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन में हम फिर ब्लाइंड वैल्यूज को इसके अंदर यूज करें. तो इस तरीके से हम ये टाइमिंग अटैक्स के हवाले से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह अपने उसको सेव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है कि चूजन साइफर अटैक्स. द RSA एल्गोरिथम इज वर्नेबल टू ए चूजन साइफर अटैक CCA. RSA के ऊपर ये इस तरह का भी अटैक किया जा सकता है. CCA बेसिकली क्या है, इज डिफाइंड एज एन अटैक इन विच एडवर्सरी चूजेज ए नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट. जिसमें जो अटैकर है वो नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट के जो है अटैक करता है. तो उसमें क्या करता है, then given the corresponding plain text decrypt with the target's private key. तो प्राइवेट की से उसको जो है वो डिक्रिप्ट करता है. The adversary exploit properties of RSA and select block of data. तो इस तरीके से वो जो RSA की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उसके फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट करता है एंड सेलेक्ट करता है ब्लॉक ऑफ डाटा को. That when processed using the target private key yield information needed for cryptanalysis. Can counter simple attack with random pad of plain text. तो इस तरीके से वो सिंपल काउंटर अटैक भी कर सकता है. और more sophisticated variants need to modify the plain text using a procedure known as ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग. तो वो इस तरीके से भी कर सकता है कि मॉडिफाई करेगा प्लेन टेक्स्ट को यूजिंग ए प्रोसीजर नोन एज ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग OAEP. वो इस तरीके से भी इसको लेके चल सकते हैं. हम देखते हैं अब OAEP क्या है. RSA is vulnerable to a chosen cipher attack CCA. Attacker choose ciphertext and get decrypted plain text back. तो वो ciphertext लेता है और उसको decrypt करके plain text को back कर देता है. Choose ciphertext to exploit properties of RSA to provide info to help
क्रिप्टा एनालिसिस। तो इस तरीके से वो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लॉइट करता है और वो फिर क्रिप्टा एनालिस्ट को उसके ऊपर अटैक करने में हेल्प होता है। कैन काउंटर विद रैंडम पैड ऑफ प्लेन टेक्स्ट और यूज OASP ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग। अब हम देखते हैं कि वो ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग OASP किस तरीके से करता है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे P प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें सीड एक वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको लेके चलता है। टू काउंटर सच अटैक RSA सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेशन, ए लीडिंग RSA वेंडर एंड फॉर्मर होल्डर ऑफ RSA पेटेंट, recommends modifying the plain text using a procedure known as optimal asymmetric encryption padding. Styling figure 9.10 depicts OAEP encryption. As a first step, the message M to be encrypted is padded. तो सबसे पहले स्टेप में जो मैसेज M है वो इनक्रिप्ट होता है, वो उसकी पैडिंग होती है, ठीक है। मैसेज M है हमारे पास, मैसेज M इसकी पैडिंग होगी। देन ए सेट ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर P इज पास थ्रू ए हैश फंक्शन H। तो देन हमारे पास जो P है हैश फंक्शन के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। देन ये ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं एंड द आउटपुट इज देन पैडेड विद जीरोस टू गेट डिजायर्ड लेंथ इन द ओवरऑल डाटा ब्लॉक। तो अब हमारे पास जो डाटा ब्लॉक में एक जो हमारा मैसेज है उसकी पैडिंग हो रही है। देन हमारे पास ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, उनकी हैशिंग करके हम एक डाटा ब्लॉक गेट कर लेते हैं। डीबी यहाँ हम देख सकते हैं नीचे इनकी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। डीबी हमने डाटा ब्लॉक के लिए रखा है। MGF मास जनरेशन फंक्शन है। EM इनकोडेड मैसेज है। P है इनकोडिंग पैरामीटर्स हैं हमारे पास एंड M है मैसेज टू बी इनकोडेड। तो ये हमारा जो मैसेज है जिसको इनकोड कर रहे हैं और ये हमारे इनकोडिंग के पैरामीटर्स हैं जिनको हम हैश फंक्शन के जरिए हमने इसका डाटा ब्लॉक जनरेट कर दिया है। एंड देन H इज द हैश फंक्शन। डाटा ब्लॉक तक हम आगे। देन नेक्स्ट ए रैंडम सीड इज जनरेटेड एंड पास थ्रू दी अनदर हैश फंक्शन कॉल्ड दी मास्क जनरेशन फंक्शन MGF। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सीड है, हम इसको करेंगे MGF। हमारे पास है DB, इसको हम इसके साथ उसको करेंगे XOR एंड देन हमारे पास मास्क DB आ जाएगा। ओके, the resulting hash value is a bit by bit XOR'd with DB to produce a mask DB. Okay, and next step, the mask DB is in turn passed through the MGF to form a hash that is XOR'd with the seed to produce a mask seed. उसके बाद उसकी mask seed बना देगा and the concatenation of the mask seed and the mask DB form the encoded message EM. तो इसके बाद फिर ये मास्क जो DB है और इसके ये सीड है, इससे हमें मास्क सीड मिलेगा एंड देन उसके बाद हमें EM मिल जाएगा जिसे हम इनकोडेड मैसेज कहेंगे। तो इस तरीके से ये सारा स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सीड एंड सीड मास्क DB मिल जाएगा एंड EM इज दी देन इनक्रिप्टेड यूजिंग RSA। तो हमें फिर इनकोडेड मैसेज इस तरह मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग पूरा प्रोसेस थ्रू डायग्राम कि हमारे पास मैसेज है उसकी पैडिंग हो रही है। देन हमारे पास ये इनकोडिंग पैरामीटर्स हैं, वो हैश फंक्शन के थ्रू हमारे पास DB बनाते हैं डाटा ब्लॉक। ये XOR होता है थ्रू द सीड वैल्यू एंड इसके बाद हमें मास्क जनरेशन फंक्शन हम इसके ऊपर उसके साथ XOR करते हैं। मास्क DB मिल गया। मास्क DB जो है इसके ऊपर हम फिर मास्क जनरेशन फंक्शन एंड सीड XOR करते हैं तो उसके बाद हमें मास्क CD मिल जाता है एंड देन अल्टीमेटली हम फिर इनकोडेड मैसेज जो है मास्क CD से गेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल ऑप्टिमल एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पैडिंग का जो है प्रोसेस है जो हम RSA में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट
आज के लेक्चर में हमने जो है RSA एल्गोरिदम को डिटेल से डिस्कस किया, उसके हमने इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स को देखा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर किस किस तरह के अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं, उन अटैक से कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। कुछ अटैक्स जो हैं थ्योरेटिकल पॉसिबल हैं बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं या इनफिजिबल हैं। और देन फिर हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखा कि इसकी RSA की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को देखा कि कितना सिक्योर है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।